नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में मौर्य साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को डिटेल में पढ़ने के बाद में लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में क्वेश्चन आंसर आप खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासन रहा, जिसमें गुरु चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद का वध करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर नंद शासक घनानंद का वध करके, तो दोस्तों यहाँ पर नंद वंश यानी पहले से चल रहा था, तो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक का क्या नाम है? तो घनानंद। आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद कहलाएगा। उसके बाद 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा। तो यहाँ तक हो जाता है टोटल 137 वर्ष। तो मौर्य साम्राज्य का शासनकाल दोस्तों 137 वर्ष तक चला था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस राजा से सहायता प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त को सहायता प्राप्त हुई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से कश्मीर के राजा प्रवर्तक। उसके बाद में दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में वृषल तथा कुलहीन बताया गया है। तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस में वृषल या कुलहीन कहा गया। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। दोस्तों, पूछा जाता है रचना में बार बार कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो विशाख दत्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त को इसमें वृषल या कुलहीन बताया गया है। दोस्तों, बौद्ध साहित्य महावंश अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को मौर्य क्षत्रिय कहते हैं। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया तथा महावंश बौद्ध साहित्य में भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों, भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक किसे माना गया है? तो हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य को। भारतीय साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना गया है। दोस्तों, चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेलुकस का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। सेलुकस निकेटर थे जिनका राजदूत था मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था। उसने यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। यह चंद्रगुप्त के दरबार में दोस्तों 399 ईसा पूर्व से लेकर 204 ईस्वी तक रहा था। यहाँ पर दोस्तों उसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई। दोस्तों 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक यहाँ पर रहा था। उसके बाद में मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा कहा था। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र को मेगस्थनीज के द्वारा पालीप्रोथा कहा गया था। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया था। दोस्तों, प्लूटार्क इतिहासकार कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा सेलुकस को चंद्रगुप्त के द्वारा 500 हाथी उपहार में दिया गया था। दोस्तों, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेनाएं थी, जिसे जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डाकुओं का गिरोह किसके द्वारा कहा गया? तो जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त की 6 लाख सेना को डाकुओं का गिरोह बताया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, तो हो जाएगा एपियानस के द्वारा। चंद्रगुप्त और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस के द्वारा किया गया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस गुरु से ली? तो आंसर हो जाएगा गुरु भद्रबाहु से। एवं अपने शासन के अंतिम दिनों में वे श्रवण बेलगोला
स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर चले गए और वहां पर उपवास के द्वारा उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, जिसे जैन धर्म में दोस्तों सल्लेखना कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उपवास द्वारा प्राण त्याग दिया, इसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। उसके बाद में प्राण त्यागने के बाद में उनका उत्तराधिकारी दोस्तों बनता है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता दुर्दधा का पुत्र था बिंदुसार, जो 297 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों बिंदुसार के अन्य कई नाम थे, तो उसमें अमित्रघात, नंदसार, भद्रसार, वायुपुराण से लिया गया है दोस्तों भद्रसार, जिसमें बिंदुसार तथा बिंदुपाल ये चीनी ग्रंथ से है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, इसमें पूछा जाता है कि अमित्रघात, नंदसार, भद्रसार, तो ये सब टोटल बिंदुसार के ही नाम हैं। दोस्तों सुभद्रांगी बिंदुसार की मुख्य पत्नी थी। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो पहली बार दोस्तों अशोक ने विद्रोह का दमन किया तथा दूसरी बार सुसीम ने। दोस्तों बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा जो था सुसीम था और दूसरा था अशोक। अशोक ने पहली बार विद्रोह का दमन किया तथा सुसीम ने दूसरी बार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार की मंत्रिपरिषद में 500 मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों एथेनियास के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन सीरियाई शासक ने दार्शनिक नहीं भेजा था। उसने दोस्तों मदिरा एवं सूखे अंजीर तो भेज दिए थे, लेकिन साथ में एक दार्शनिक नहीं भेजा था। दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। दोस्तों बौद्ध विद्वान तारानाथ जी कहते हैं कि बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था। उसके बाद में दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान बनते हैं, जो कि 272 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अशोक की माता का नाम दोस्तों सुभद्रांगी था, जो कि बिंदुसार की मुख्य पत्नी थी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था, जो कि सिंगली स्रोत बताता है दोस्तों कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी एवं सिंहासन पर बैठा। उसके बाद में बिंदुसार के 101 पुत्र थे दोस्तों, उसमें सुमन जो कि सुसीम था सबसे बड़ा था। अशोक जो थे दूसरे थे, 34 से जो था सबसे छोटा हुआ करता था। ये बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है। दोस्तों कारुआ की तिसरखा अशोक की 2 महारानियाँ थी, जिसमें अशोक की पत्नी महादेवी से महेंद्र और संघमित्रा नामक 2 संतानें हुई। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि आंसर इसका क्या होगा, संघमित्रा एवं महेंद्र को श्रीलंका भेजा या श्रीलंका किसको भेजा, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो चारुमती और संघमित्रा अशोक की 2 पुत्रियाँ थीं। इसमें अशोक ने अपनी पुत्री चारुमती के लिए नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया था, जिसमें अशोक को दोस्तों पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर बसाया था। दोस्तों राजतरंगड़ी जिसके लेखक हैं कल्हड़, ये रचना राजतरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा की गई थी। इसमें राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है, जहाँ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर बसाया था। दोस्तों अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष के बाद में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। दोस्तों अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए और विजय होने के बाद में तोसली पर अधिकार कर लिया था। मौर्य साम्राज्य दोस्तों 137 वर्षों तक रहा था। दोस्तों पूछा जाता है, अभी पहले भी हम बता चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक रहा था। इस वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों बृहद्रथ। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। दोस्तों उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दी गई? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दोस्तों अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, ये भापरू अभिलेख में कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार दोस्तों अशोक शैव था। राजतरंगिणी में अशोक को शैव बताया गया है, जिसमें अशोक ने मोक्ष को निर्वाण न बताकर स्वर्ग की प्राप्ति बताते हैं। दोस्तों भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया। अशोक प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसमें अशोक ने शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था। इसमें ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख दोस्तों अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से एवं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। दोस्तों लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में पता चलता है। दोस्तों अशोक का सबसे लंबा 7वां अभिलेख था, जिसमें उन्होंने 7वां अभिलेख सबसे लंबा था। अशोक का शेर कुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त होता है। दोस्तों अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टीफेंथलर के द्वारा की गई थी। यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई? तो आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी में टीफेंथलर के द्वारा की गई। इनकी संख्या दोस्तों 14 है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी दोस्तों 1837 में जेम्स प्रिंसेप के मिली थी। उसके बाद में दोस्तों अब आ जाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो हमारा आ जाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो दोस्तों इसमें दिया गया है मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो इसमें दोस्तों गुप्त और कुषाण एवं कण्व ये सब तो बाद में आए थे, सबसे पहले मौर्य वंश था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। दोस्तों उस समय पर तक्षशिला में अशोक का बड़ा भाई सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था। सुसीम के अकुशल प्रशासन करने के कारण वहाँ पर विद्रोह पनप रहा था दोस्तों। तो सुसीम ने बिंदुसार से अशोक को वहाँ जाने के लिए कहा था, तो इसका वहाँ पर बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों सुसीम से सभी वहाँ की प्रजा तंग आ चुकी थे, जो अशोक को राज सिंहासन पर बैठने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। दोस्तों अर्थशास्त्र एक संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसकी रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। इसमें दोस्तों राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के पहलुओं पर विचार किया गया है। इसकी शैली दोस्तों उपदेशात्मक और सलाहात्मक थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। दोस्तों अशोक ने 13वें अभिलेख के अनुसार उसमें 13वें अभिलेख में लिखा है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद में 262 से 261 ईसा पूर्व तक दोस्तों कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कलिंग पर विजय अशोक की हुई थी। वह कलिंग विजय उनकी आखिरी विजय थी। इस युद्ध के बाद में दोस्तों मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण ये कलिंग युद्ध बना। अशोक ने अधिक मात्रा में रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य ने मौर्य शासन के विस्तार में चंद्रगुप्त की सहायता चाणक्य के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों अभी हम पढ़े थे कि 1837 ईस्वी में
अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक एवं ब्राह्मी। भाषा थी प्राकृतिक, लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य शासन के प्रबंध में दोस्तों गूढ़ पुरुषों का काफ़ी महत्व था, यानी गुप्तचरों का काफ़ी महत्व था, इसलिए गुप्तचरों को वहाँ पर गूढ़ पुरुष कहा जाता था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई या आषाढ़। दोस्तों जुलाई के महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया, तो निम्नलिखित में से या किस देश में पाया गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख को पाया गया जो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। दोस्तों मौर्य काल में 2 प्रकार की भूमि पाई जाती थी, जो कि थी राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में, और दूसरी होती थी किसानों के पास। तो दोस्तों जो राजकीय भूमि थी, जो राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में होती थी, उससे जो आय प्राप्त होती थी उसे सीता आय कहा जाता था। जो भूमि राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। दोस्तों राजकीय जो भूमि थी उस पर दासों, कर्मकारों और शूद्रों या कैदियों द्वारा कृषि कार्य संपन्न कराया जाता था, तो वहाँ से प्राप्त आय को सीता आय कहते थे। एवं वहाँ पर मौर्य काल में कृषि विभाग में जो देख रेख करने वाले होते थे उन्हें सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 13, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों अभी हम पढ़े थे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों को अशोक और संघमित्रा और महेंद्र को अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर ए कुना, कंधार से। दोस्तों कंधार से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने की आज्ञा की थी? तो दोस्तों अभी हम पढ़े थे कि बिंदुसार के शासनकाल में दोस्तों एंटियोकस प्रथम ने सीरिया के शासक से अंजीर, शराब और दार्शनिक भेजने की आज्ञा की थी, जिसमें दार्शनिक को नहीं भेजा था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, तो इस प्रांत का पहचान करें। तो दोस्तों अभी हम पढ़े थे कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक अवंती का राज्यपाल, तो यानी उज्जैन का गवर्नर था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15वां बृहद शिलालेख। इस शिलालेख में दोस्तों अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। दोस्तों वह 304 ईसा पूर्व में आया था और 299 ईसा पूर्व तक रहा था। तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक। दोस्तों अशोक जनता के संपर्क में रहने वाला शासक था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद में क्या किया? क्या उसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई
या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देखकर उसने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। दोस्तों 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध में उसने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन भारी रक्तपात देखकर उसने युद्ध की नीति को छोड़ दिया और वह उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और युद्ध को छोड़ दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।